नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किसकी की थी, हमारे ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में। उसमें सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी कि इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो वो वैज्ञानिक कौन थे, अपने कार्ल लैंडस्टीनर। और उन्होंने इसकी खोज कब की थी, सन 1901 में। उसने रक्त समूह में दो चीजें बताई, एक तो प्रतिजन और एक प्रतिरक्षी। प्रतिजन वे घटक होते हैं जो मानव शरीर को खतरा पहुंचाते हैं, अपने लिए खतरा है। और प्रतिरक्षी वे प्रोटीन होते हैं जो उन सभी प्रतिजनों के खतरों से अपनी शरीर की रक्षा करते हैं। प्रतिजनों को दो प्रकार से बताया, एक तो प्रतिजन कैपिटल ए था, एक प्रतिजन कैपिटल बी था। और वैसे ही दो प्रकार के प्रतिरक्षी बताए थे, एक स्मॉल ए था, एक स्मॉल बी था। और इन दो प्रतिजनों के आधार पर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए। जिसके ब्लड में प्रतिजन ए था उसका ब्लड ग्रुप भी ए था, जिसके ब्लड में प्रतिजन बी था उसका ब्लड ग्रुप भी बी था, जिसके ब्लड में प्रतिजन ए और बी दोनों थे उसमें उसका ब्लड ग्रुप ए बी था, जिसमें कोई प्रकार का प्रतिजन नहीं था उसका ब्लड ग्रुप ओ था। उसके बाद ऐसे ही अपन ने प्रतिरक्षी की बात की थी और क्या बताया था आगे चल के कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो अपन किस किस से ले सकते हैं और किस किस को ब्लड दे सकते हैं। वो अपन ने एक सारणी बताई थी, जहां से एरो आएगा उससे ब्लड दे सकते हैं और जिधर एरो जाएगा उसको हम ब्लड दे सकते हैं। लेकिन सेम ब्लड ग्रुप में भी समस्या आई, ए का ब्लड ए को दिया तो भी प्रॉब्लम हुई, बी का ब्लड बी को दिया तब भी प्रॉब्लम हुई, ए बी का ब्लड ए बी को दिया तब भी प्रॉब्लम हुई, ओ का ब्लड ओ को दिया तब भी प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए अपने कार्ल लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट थे वीनर, उन दोनों ने सन 1940 में क्या किया था, एक कारक की खोज की थी। और उस कारक की खोज किसमें की थी, मकाका रिसस नाम के बंदर में। और उस रिसस का जो स्टार्टिंग वर्ड था आर और एच, उस आर एच के आधार पर ही कारक का नाम भी क्या दे दिया, आर एच कारक या आर एच फैक्टर। आर एच कारक एक प्रकार का प्रतिजन ही था और ये प्रतिजन जिनमें पाया जाएगा उन्हें आर एच धनात्मक व्यक्ति कहा और जिनमें नहीं पाया जाएगा उन्हें आर एच ऋणात्मक व्यक्ति कहा। आर एच धनात्मक व्यक्तियों की प्रतिशतता देखी, अपने भारत में 93% लोग आर एच पॉजिटिव थे और पूरे विश्व में 85% लोग आर एच पॉजिटिव थे। और जब आपने आर एच नेगेटिव या आर एच ऋणात्मक व्यक्तियों की प्रतिशतता देखी तो मैंने क्या बताया था कि पूरे भारत में 7% लोग आर एच ऋणात्मक हैं और पूरे विश्व में 15% लोग आर एच ऋणात्मक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया था कि इन आर एच ऋणात्मक कारकों में मुख्यतः कौन होती है, महिलाएं। और उन आर एच ऋणात्मक और धनात्मक के आधार पर अपने ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के बन गए। जो आर एच धनात्मक थे उनमें ब्लड ग्रुप बना धनात्मक वाला, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और आर एच ऋणात्मक जो थे, आर एच ऋणात्मक कारक के आधार पर भी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बन गए ऋणात्मक वाले, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। उससे अपन ने ब्लड लेना और देना देखा, प्लस वाला कब प्लस को देगा, माइनस को देगा, कब कौन किससे ब्लड ले सकता है और दे सकता है। और एक बात अगला क्वेश्चन बताया था कि जो ए बी पॉजिटिव है वो अपना वास्तविक सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव है वो अपना क्या है, वास्तविक सर्वदाता है। उसके बाद अपन ने आगे बात की थी कि क्वेश्चन सोल्व किए थे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताओ कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं हो सकती, या कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी, या कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी होगी। 3-4 अपन ने उसमें क्वेश्चन किए थे। तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप है बी और माता का ब्लड ग्रुप है ए बी, पिता का ब्लड ग्रुप बी और माता का ब्लड ग्रुप ए बी, तो अब बताओ कि यदि ये दोनों माता पिता आपस में जनन करते हैं और संतति पैदा होती है, तो बताओ कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो सकती है और कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं हो सकती। और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी संतान पैदा होने की संभावना कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला था कि ब्लड में 3 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, 3 प्रकार के जीन मान लो या प्रतिजन बोल दो, आई ए जीन, आई बी जीन और आई ओ जीन। अब इन तीनों के आधार पर 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन बने थे। 2 कॉम्बिनेशन ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए और आई ए आई ओ, 2 कॉम्बिनेशन बी ब्लड ग्रुप के लिए
IB और IO। एक कॉम्बिनेशन AB ब्लड ग्रुप के लिए IA और IB। एक कॉम्बिनेशन O ब्लड ग्रुप के लिए IO और IO। अब बात आई कि A और B ब्लड ग्रुप के लिए दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बने, IA भी बन गया A के लिए और IO भी A के लिए, IB भी B के लिए और IO भी B के लिए। तो क्वेश्चन में अपन किसका उपयोग करेंगे? तो क्वेश्चन में हम सदैव उपयोग करेंगे A के लिए तो IO का और B के लिए IO का। अब बात की पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना था? इसमें सबसे पहले करना था कि इसके जीन बनाओ। तो जीन कौन सा लेंगे? IB लेंगे, IO लेंगे। तो क्वेश्चन के लिए क्या बोला था? IO जीन का उपयोग करना है। और AB के लिए तो एक ही जीन होता है युग्म IA और IB। अब दो घटक है दोनों में, दोनों को आपस में क्रॉस करवाओ। IB को IA के साथ करवाया, क्या बन गया? IB का IB के साथ करवाया, क्या बन गया? IB। IO का IA के साथ करवाया, क्या बन गया? IO का IB के साथ करवाया, क्या बन गया? IO। अब उन जीन के आधार पर, जीन युग्म के आधार पर हमें पहचानना है कि जब IA और IB का कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। जब IB और IB का कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। IA और IO का कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। IB और IO का कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बन गए। चारों ब्लड ग्रुप यहां लिखो एक बार, A, B, AB और O। तो बताओ इस आपकी संकरण क्रिया में या इस क्रॉस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी कितनी मिली? एक की संख्या कितनी है? एक है तो ये लो एक लगा दिया। B की संख्या कितनी है? एक और दो है तो ये लो दो लगा दिया। AB की संख्या कितनी है? एक है तो ये लो एक लगा दिया। क्या इसमें O ब्लड ग्रुप है? नहीं है, तो O ब्लड ग्रुप की संख्या नहीं है। तो बात आई, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप AB है और पिता का ब्लड ग्रुप B है तो बताओ कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी? तो कौन सी नहीं हुई यहाँ पे? O ब्लड ग्रुप की। तो पहला आंसर तो क्या हो गया कि O ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो सकती है? A, B, AB या तीनों? तो क्या आंसर होगा? तीनों। अगली बात की कि तो बताओ यदि माता का ब्लड ग्रुप AB है और पिता का ब्लड ग्रुप B है तो बताइए कि कौन से ब्लड ग्रुप की प्रतिशतता कितनी होगी? चार में से एक पार्ट किसका है? A का, तो कितना हो गया? 25%। दो पार्ट किसके हैं? B के, तो क्या हो गया? 50%। एक पार्ट किसका है? AB का, तो कितना हो गया? 25%। और O ब्लड ग्रुप का कोई हिस्सेदारी नहीं है, कहीं से निकलकर नहीं आया, तो कितना हो गया? 0%। क्वेश्चन बना कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप B है और माता का ब्लड ग्रुप AB है तो बताओ A ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की प्रतिशतता कितनी होगी? क्या बोल दोगे? 25%। B ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी होगी? 50%। AB ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी होगी? 25%। O ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होने की संभावना कितनी होगी? तो क्या बोल दोगे? 0%। यहां तक का आपने को ब्लड को देखा था। अब ब्लड में दो छोटी छोटी चीजें बचती है बेटा। एक तो होता अपना ब्लड बैंक। अरे ब्लड डोनेट करते हो तो कितना ml ब्लड डोनेट किया? बोलते हैं 350 ml, लेकिन 350 ml बेटा एक्चुअल में नहीं होता। उसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं। जब आप ब्लड का पैकेट देखते हो जहां पे ब्लड को स्टोर करते हैं तो उसमें पहले से कुछ लिक्विड होता है, अरे उसका भी तो कुछ वजन होता होगा, तो उसका वजन अलग होता है और ब्लड की मात्रा अलग होती है। तो अगली बात करते हैं किसकी? ब्लड बैंक की, कि अपने ब्लड बैंक में क्या क्या होता है और उसे हम कैसे कैसे देखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, घर बैठिए, घर पे आराम से क्वेश्चन अपने खुद के बनाइए या कोई भी बुक लीजिए, ऑनलाइन PDF आपको प्रोवाइड होगा। कल जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा आपको प्रोवाइड PDF करवा दिया जाएगा। या तो अपने साइट पे जाइए या अपने टेलीग्राम चैनल आपको दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगा। या व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। बेटा कोई भी चीज में समस्या हो तो क्या करना है,
या तो टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स में डालोगे आपको हर चीज़ का सोल्यूशन बेटा यहाँ पे दिया जाएगा। बराबर पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। घर बैठे हो, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 आप सब समझ रहे हो, महामारी की तरफ फैल रहा है एक, तो स्टे होम एंड स्टे स्टडी रेगुलरली। आओ देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या होगा, अपना ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जैसे अपने अकाउंट्स होते हैं, अपने सेविंग अकाउंट हो गया, अपना करंट अकाउंट हो गया, वैसे ही क्या अपना एक ब्लड बैंक। और ब्लड बैंक में अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी ने ब्लड डोनेट किया तो उसने कितना ml ब्लड डोनेट किया है, उसको कितने दिनों तक अपन सुरक्षित रख सकते हैं, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये जो ब्लड बैंक है उसका टेम्परेचर कितना होता है। क्या नॉर्मल टेम्परेचर होता है? नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता। और अपने बॉडी भी तो क्या करती है, अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए या बॉडी के ब्लड को, अन्य लिक्विड्स को सुरक्षित रखने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करती है, लेकिन वहां पे ऐसा कोई सजीव चीज नहीं है कि उसको मेंटेन कर ले। वहां मेंटेन कौन करेगा, वहां पे टेम्परेचर फिक्स रखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बना कि ब्लड बैंक का तापमान या टेम्परेचर कितना होगा, तो आंसर क्या आता है 4 डिग्री से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ब्लड बैंक का तापमान होता है। अब बात आई इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन ब्लड को कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस ब्लड बैंक में 35 से 42 दिन तक ब्लड को सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लड बैंक में 35 से 42 दिन तक हम रक्त को सुरक्षित रख सकते हैं। अगली बात आई, अगर हम 35 से 42 दिन के बाद भी अगर अपन इसको सुरक्षित रखना चाहे तो क्या करना होगा, तो फिर हमें एक लिक्विड होता है, कौन सा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की मात्रा इसमें मिलानी होगी, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ब्लड बैंक वाला इसका यूज नहीं करते। मोस्टली 35 से 42 दिन के अंदर ब्लड निकलता रहता है और ब्लड ये एकत्रित करते रहते हैं। अगली बात आई, ध्यान रख लेना क्वेश्चन कि ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए, 35 से 42 दिन से ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे, सुरक्षित रखने के लिए ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाएगा। और ग्लिसरॉल बहुत मात्रा में नहीं मिलाया जाता, केवल ग्लिसरॉल की ड्रॉप्स इसमें मिलाई जाती है, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है और एक अलग से पूरी मेथड होता है, इसलिए ये इसका यूज नहीं करते हैं। अगली बात आई कि इस ब्लड बैंक में जो 1 यूनिट ब्लड अपन डोनेट करके आते हैं, या 1 यूनिट का जो पाउच होता है वो कितने ml का होता है, उसका वजन कितना होता है, तो कितना ml का वजन होगा, 1 यूनिट में 350 ml वजन होता है। अब लोग सोचते हैं कि यार मैं आज ब्लड डोनेट करके आया, मैं 300 ml खून को तो दान कर आया। अरे भाई तूने 300 ml खून दान नहीं किया था, तूने कितना ml दान किया था, 300 ml तो इसने ब्लड होता है और 50 ml इसमें केमिकल्स होते हैं जो इस ब्लड को सुरक्षित रखते हैं। 300 ml तो क्या होगा, इस यूनिट में ब्लड होगा और 50 ml के अन्य रसायन होंगे या अन्य एक लिक्विड होता है जो इस ब्लड को सुरक्षित रखता है। और इसमें क्या कर देंगे हम, इन्हें क्या बोल देंगे, प्रतिस्कंदक कारक। प्रतिस्कंदक कारक। अब प्रतिस्कंदक कारक का मतलब क्या है कि उस पाउच में अपना ब्लड जम नहीं जाए। अगर उसमें ब्लड जम गया तो ब्लड खराब हो गया, तो इसलिए वो पहले से ही क्या करते हैं, 50 ml एक लिक्विड मिलाकर रखते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्रतिस्कंदक कारक। ब्लड तो कितना होगा 300 ml और 50 ml क्या होगा इसमें, प्रतिस्कंदक कारक। अब बात हुई ये जो प्रतिस्कंदक कारक, इसका कार्य क्या होगा, रक्त का रखरखाव करने के लिए, रक्त का रखरखाव करने के लिए या रक्त को सुरक्षित रखने के लिए ये बात के काम कौन करेगा, अपना प्रतिस्कंदक कारक। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार पूछा भी गया हुआ है कि ये जो अपना प्रतिस्कंदक कारक है, ये प्रतिस्कंदक कारक कौन सा हो सकता है, या प्रतिस्कंदक कारक में मुख्यतः हम किसे मानते हैं। तो ये जो अपना प्रतिस्कंदक कारक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोस्टली तो हम किसे मानते हैं, सोडियम एसीटेट को। सोडियम एसीटेट क्वेश्चन पूछा हुआ है ब्लड बैंक में
ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या बोल दोगे? प्रतिस्कंदक कारक। और सबसे मोस्टली प्रतिस्कंदक कारक किसे माना जाता है? सोडियम एसीटेट को। अब बात आई सोडियम एसीटेट के अलावा कोई अन्य प्रतिस्कंदक कारक भी है क्या जो ब्लड बैंक में यूज करते हैं? तो एक और प्रतिस्कंदक कारक होता है, कौन सा? ईडीटीए। ईडीटीए। और ईडीटीए का पूरा नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट के अलावा ईडीटीए को भी किस रूप में काम में ले सकते हैं हम? ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिस्कंदक कारक के रूप में हम इसे काम में ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि जैसे ही हमें चोट लगती है, जैसे ही हमें चोट लगी तो चोट लगने पर थक्का बनता है। चोट लगी, ब्लड बह रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। अगर ब्लड के लॉस को रोकना है तो किसका उपयोग करेंगे, या उसे क्या बोलते हैं? ब्लड चोट लगने पर ब्लड को रोकने के लिए एक थक्का बनता है। तो बात करें किसकी? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, या क्या बोल देंगे? ब्लड क्लॉट। कि ये ब्लड क्लॉट कैसे बनता है और इसको बनने के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार होंगे? तो सबसे पहली बात आई कि इस रक्त के थक्का बनने की या ब्लड क्लॉट की आवश्यकता क्यों हुई? तो क्या बात कर देंगे? चोट लगने पर रक्त प्रवाह को, चोट लगने पर रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, चोट लगने पर रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका निर्माण होता है? रक्त का थक्का का निर्माण होता है। अरे देखते हो कि जैसे हमारे हाथ में कोई कट हो गया तो ब्लड बह रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप वो ब्लड रुकना बंद हो गया। किसकी वजह से? अपने बॉडी में कुछ प्रोटीन थे, कुछ विटामिन थे, कुछ एंजाइम थे, कुछ धातु थी, कोई आयन थे, जिनकी वजह से क्या हो गया? वहां पे एक जाल बन गया और उससे क्या हो गया? रक्त का थक्का बन गया। तो बात आई, ये रक्त का थक्का क्या होता है? ये रक्त का थक्का ये एक प्रकार का फाइब्रिन जाल होता है। रक्त का थक्का है एक प्रकार का, ये फाइब्रिन का जाल होता है। और ये मैंने पहले बताया था कि अपना जो प्लाज्मा है, रक्त में जो प्लाज्मा, उसमें प्रोटीनें पाई जाती है। जो मैंने दो प्रोटीन बताई थी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का मैंने कार्य क्या बताया था कि ये रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी है, या रक्त का थक्का बनाने में इसको यूज किया जाता है। अब एक बात आई कि इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के अलावा कोई है जो रक्त का थक्का बनाता है? तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन से घटक उपयोगी हैं। रक्त का थक्का बनने में उपयोगी घटक, सारे के सारे घटक बताऊंगा कि ये कौन कौन से घटक हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं तैयार करता हूं कि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है। तो मैं पहले भी बता चुका था रक्त के प्लाज्मा में, और एक बार फिर से बता रहा हूं कि दो तरह की प्रोटीन है। एक तो कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन, और एक कौन सी? फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। और रक्त का थक्का क्या है? एक प्रकार का फाइब्रिन जाल है। क्वेश्चन पूछा हुआ है रक्त के थक्के का फाइब्रिन जाल मोस्टली कौन से प्रोटीन के द्वारा बनता है? तो क्या बोल दोगे? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। अरे नाम से ही दिख रहा है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन का जाल बनाएगी, और ये जो फाइब्रिन का जाल है वही क्या होता है? रक्त का थक्का होता है। अगली बात आई कि कौन सी रुधिर कणिका, कौन सी रुधिर कणिका है जो रक्त का थक्का बनाती है? जब मैंने तीन तरह की रुधिर कणिकाएं बताई थी, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। क्या मैंने आरबीसी में रक्त के थक्के की बात की थी? नहीं की। क्या मैंने डब्ल्यूबीसी में रक्त के थक्के की बात की थी? नहीं की थी। लेकिन एक आपकी रुधिर कणिका थी, कौन सी? प्लेटलेट्स। क्या ये प्लेटलेट्स में मैंने रक्त का थक्का बनने की बात की थी? बिल्कुल, मैंने इसमें रक्त का थक्का बनने की बात की थी। क्वेश्चन आया कि रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी प्रोटीन कौन सी है? तो क्या बोल दोगे? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है।
कौन सी रुधिर कणिका रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी है? तो क्या बोल दोगे? आपकी प्लेटलेट जो रुधिर कणिका है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी है। एक बात आई, अगला क्वेश्चन बना कि कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है? क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है? तो क्या बोल दोगे? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम नाम से दिख रहा है, थ्रोम्बो क्या हो गया? प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन आया हुआ है कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण कौन से प्रोटीन करते हैं? तो क्या बोल दोगे? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के द्वारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण होता है। क्वेश्चन तैयार हो गया कि कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है? क्या बोल दोगे आप? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। रक्त का थक्का बनाने वाले थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण किससे होता है? तो क्या बोल दोगे? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन बना कि ऐसी कौन सी धातु है जो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है? तो एक धातु होती है कौन सी? कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु केमिस्ट्री में इसकी डिटेल अध्ययन करेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसकी संयोजकता क्या होगी, इसमें कितने रिक्त कक्षक होंगे, वो सारी चीजें केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है? तो क्या बोल दोगे? कैल्शियम धातु। अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीजन से जुड़ने की संख्या के आधार पर इनकी अलग अलग अवस्थाएं होती है। कैल्शियम प्लस अवस्था, कैल्शियम +2, कैल्शियम +3। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रक्त के थक्के में जो कैल्शियम धातु होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? तो क्या बोल दोगे? Ca+2 अवस्था में या कैल्शियम +2 अवस्था में थक्के में कैल्शियम पाया जाता है। तो कितने क्वेश्चन हुए? पहला क्वेश्चन, रक्त का थक्का कब बनता है? जब चोट लगने पर रक्त का प्रवाह रोका जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा? रक्त का थक्का बनेगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का कौन सा जाल है? क्या बोल दोगे? फाइब्रिन जाल। अगला क्वेश्चन, फाइब्रिन जाल बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन सहायक है? तो क्या बोल दोगे? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक है? तो क्या बोल दोगे? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त में किस जगह पाई जाएगी? जब रक्त का संगठन बताया था तब बताया था कि प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है। इसके अलावा दो प्रोटीन और बताई थी, एक तो थी आपकी एल्बुमिन प्रोटीन जिसका कार्य क्या था कि खनिज लवणों का परासरण नियमन करना। एक और प्रोटीन थी ग्लोब्युलिन प्रोटीन जो किसका निर्माण करती है? रोगों को लड़ने से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अगली बात कि ऐसी कौन सी रुधिर कणिका है जो रक्त का थक्का बनाएगी? तीन तरह की रुधिर कणिकाएं थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रक्त के थक्के का निर्माण नहीं करती, डब्ल्यूबीसी भी रक्त के थक्के का निर्माण नहीं करती। उनका कार्य मैंने अलग डिटेल में बताया था, लेकिन जो आपकी प्लेटलेट था उसका कार्य ही मैंने क्या बताया था कि ये रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है? तो क्या बोल दोगे? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण कौन से प्रोटीन से हुआ? अरे बेटा, सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए जो आपका एंजाइम था थ्रोम्बोकाइनेज, उसका भी निर्माण किसी प्रोटीन से हुआ होगा, और वो प्रोटीन भी किस में सहायक होगी? रक्त का थक्का बनाने में। नाम से ही ध्यान पड़ रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण किससे हुआ? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी धातु है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो क्या बोल दोगे? आपकी कैल्शियम धातु। अगला क्वेश्चन बना, कैल्शियम धातु रक्त के थक्के में कौन सी अवस्था में पाई जाएगी? तो क्या बोल दोगे? Ca+2 अवस्था में। पांचवें क्वेश्चन की बात आई कि सभी प्रकार के रसायनों या लवणों से क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन बना, ऐसा कौन सा आयन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो क्या बोल दोगे? पोटेशियम आयन।
पोटेशियम आयन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। आज तक किसी भी बुक ने ये चीज नहीं बताई थी, किसी में भी इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। अलग से ध्यान रखिए कि ऐसा कौन सा आपका विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो क्या बोल दोगे? विटामिन के। विटामिन के का उपयोग रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। कितने क्वेश्चन हुए रक्त के थक्के के संगठन के? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, पुराने एग्जाम्स में देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना, एक तो आपका प्रोटीन जो आपको मैंने प्लाज्मा में भी बताया था, और एक आपकी रुधिर कणिका। इनके क्वेश्चन नॉर्मली तौर पर पूछ लिए जाते हैं। अब एक बात आई कि जैसे ही चोट लगी, ब्लड का लॉस हुआ, ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर आया तो थक्के ने अपना काम स्टार्ट किया। तो क्या यह थक्का अपने रुधिर वाहिनियों में जब ब्लड बहता है, जब ब्लड शरीर के अंदर होता है, तब थक्का क्यों नहीं बनता? अरे बन तो सकता है। कई लोग जवाब देते हैं कि बाहर जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो थक्का बनेगा। अरे वायु तो अपने शरीर के अंदर भी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, फिर भी रक्त का थक्का नहीं बन रहा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो अपने रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का बनाने से रोकती है? रक्त का थक्का बनाने वाले कारक तो क्या है? स्कंदक कारक। और रक्त का थक्का नहीं बनने देने वाले प्रतिस्कंदक कारक। तो बताओ कि अपने शरीर का प्रतिस्कंदक कारक कौन सा होगा? मानव शरीर का प्रतिस्कंदक कारक किसे कहते हैं? मानव शरीर का प्रतिस्कंदक कारक किसे कहा जाता है? अब बात आई कि शरीर में क्या होता है। रुधिर वाहिनियों में ब्लड बह रहा है, रुधिर वाहिनियों में एक प्रोटीन बहती है। कौन सी? हिपेरिन प्रोटीन। और ये हिपेरिन प्रोटीन जो है, इसका निर्माण कहाँ से होगा? अपने यकृत या लीवर से। क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकती है? तो क्या बोल देंगे? हिपेरिन प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में बहती रहती है, जिसका निर्माण कहाँ से होता है? लीवर या यकृत से। और यही हिपेरिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनने के लिए उपयोगी है। इसीलिए इस हिपेरिन प्रोटीन को क्या बोल देते हैं? मानव शरीर का प्रतिस्कंदक कारक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोटीन स्कंदक कारक के रूप में कार्य करेगी या थक्का बनाने में उपयोगी है? तो क्या बोल दोगे? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अगला क्वेश्चन बना कि कौन सी प्रोटीन है जो प्रतिस्कंदक कारक के रूप में कार्य करती है, जो थक्का बनने से रोकती है? उसे हमने क्या बोल दिया? हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ से हुआ? लीवर या यकृत से। अगली बात आई कि एक प्राणी होता है, जीव होता है, कौन सा? जोंक। ये क्या करता है? रक्त चूसक का कार्य करता है। अलग अलग मनुष्य या जीवों के शरीर पे बैठता है और उनका रक्त चूसने का कार्य करता है। अब इसके अंदर तो कई प्रकार के लोगों के या कई प्रकार के जीवों का ब्लड आ गया, तो क्या इसमें भी कोई ना कोई प्रतिस्कंदक कारक होगा? जी बिल्कुल, इसमें भी एक प्रतिस्कंदक कारक होता है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जोंक में प्रतिस्कंदक कारक का कार्य कौन सी प्रोटीन करती है? तो कौन सा प्रतिस्कंदक कारक सहायक है जोंक में रक्त के थक्के को जमने से बचाने के लिए? तो वो कारक कौन सा होगा? हिरुडिन प्रोटीन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव में थक्का बनने से रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन है? हिपेरिन प्रोटीन। जोंक में थक्का बनने से रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन है? हिरुडिन प्रोटीन। मानव शरीर का प्रतिस्कंदक कारक कौन सा है? हिपेरिन, जिसका निर्माण कहाँ से होगा? यकृत या लीवर से। जोंक का प्रतिस्कंदक कारक कौन सा है? हिरुडिन प्रोटीन। और इस हिरुडिन प्रोटीन की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया? इसको बोल दिया कि ये हिरुडिनेरिया फैमिली का प्राणी है। इस स्कंदक कारक की वजह से ही इनका जो फैमिली बनाई वो कौन सी फैमिली हो गई? हिरुडिनेरिया फैमिली। तो ये थी बात अपने किसकी? रक्त के थक्के की। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बना कि रक्त का थक्का बना ही क्यों? जब मानव शरीर को चोट लगी तो रक्त का बहाव हुआ,
उस रक्त के बहाव को रोकने के लिए, ब्लड लॉस को रोकने के लिए किसका निर्माण हुआ? रक्त के थक्के का। रक्त के थक्का क्या होता है? रक्त का थक्का एक प्रकार का फाइब्रिन जाल होता है। और ये फाइब्रिन जाल कौन सी प्रोटीन से बनता है? नाम से ही पता चलता है क्या? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब क्वेश्चन आया कि क्या अपने आप थक्का बन रहा है? कोई ना कोई घटक जिम्मेदार होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहला घटक या कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है? तो क्या बोल दोगे? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। दूसरी बात, कौन सी रुधिर कणिका है जो थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? प्लेटलेट्स। कौन सी धातु है जो थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो क्या बोल दोगे? कैल्शियम धातु। रक्त के थक्के में कैल्शियम धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कैल्शियम +2 अवस्था में। अगली बात, कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। प्रत्येक एंजाइम का निर्माण किसी न किसी प्रोटीन के द्वारा होता है। तो बताइए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होगा? नाम से ही पता चल रहा है क्या? थ्रोम्बोकाइनेज या उससे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के द्वारा ही थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयन है जो रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है? क्या बोल दोगे? पोटेशियम आयन। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बना सकता है? तो क्या बोल दिया? अपना विटामिन के। अगला क्वेश्चन आया कि अब मानव शरीर में अंदर ब्लड बह रहा है तो रक्त का थक्का क्यों नहीं बन रहा? तो आज से वो बात दिमाग से निकाल दिए कि जैसे ही चोट लगी तो रक्त वायु के संपर्क में आया और क्या बन गया? थक्का बन गया। अरे वायु तो शरीर के अंदर भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, अन्य हानिकारक गैसें भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, सब प्रकार की गैसें अपने शरीर के अंदर है। फिर अंदर थक्का क्यों नहीं बन रहा? अंदर थक्का बनेगा तो नुकसान होगा। उससे बचाने के लिए कौन सी प्रोटीन है? हिपेरिन प्रोटीन। मानव शरीर का एक अंग है कौन सा? यकृत या लीवर, जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है, हिपेरिन प्रोटीन का। इस हिपेरिन प्रोटीन को अपने ब्लड में घोल देता है और ये हिपेरिन प्रोटीन कभी भी मानव शरीर के अंदर थक्का नहीं बनने देती। तो क्या बोल देंगे? मानव शरीर का प्रतिस्कंदक कारक। क्या बोल देंगे? हिपेरिन प्रोटीन। जो थक्का बनाए उसे क्या बोल देंगे? स्कंदक कारक। जो थक्का बनने से रोके उसे क्या बोल देंगे? प्रतिस्कंदक कारक। अगला क्वेश्चन कि एक प्राणी होता है जोंक। जोंक क्या करता है? सब प्राणियों के शरीर से रक्त को चूसता है, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं? रक्त चूसक प्राणी। रक्त चूसक प्राणी या जोंक में प्रतिस्कंदक कारक का कार्य कौन करता है? हिरुडिन प्रोटीन। जोंक की फैमिली का नाम हिरुडिनेरिया फैमिली क्यों रखा? हिरुडिन प्रोटीन की वजह से। तो ये थी बात अपनी किसकी? रक्त के थक्का की। अब एक अपना इसमें मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है कौन सा? अपना हृदय। कि हृदय की संरचना क्या होगी, हृदय कितने कोष्ठों का होगा, कौन से जानवर में कितने कोष्ठक होंगे, वो बात अपन करेंगे बेटा अगली क्लास में। लेकिन एक चीज अपन अभी देख लेते हैं कि जब मैंने क्या बताया आपको, रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 भाग बताए। पहला भाग बताया था अपना रुधिर जो एक तरल का कार्य कर रहा था। दूसरा भाग बताया हृदय का जो इंजन का कार्य कर रहा था। और तीसरा भाग बताया था किसका? धमनी और शिरा का। क्या नाम बताया था? धमनी और शिरा, रुधिर वाहिनियां, धमनी व शिरा। इंग्लिश में नाम क्या बोला था? आर्टरी और वेन। और ये किसका काम कर रही थी? पाइपों का। जो शिरा होती है वो अपने शरीर में ऊपर की ओर बिखरी होती है और जो धमनी होती है वो उसके भी नीचे मसल्स में बिखरी रहती है। तो इसका भी उपयोग किसमें करेंगे? रुधिर के लिए। अगर हृदय पढ़ना है तो उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? धमनी और शिरा। अरे हृदय से ब्लड को लेके कौन जा रहा है? धमनी। अंगों से वापस हृदय के पास कौन ला रहा है? शिरा। तो पहले इनमें एक बार अपन अंतर देखते हैं, बाकी की क्लास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धमनी व शिरा में अंतर, ऐसे की ऐसे ही चार्ट बना लीजिएगा बेटा। धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरीज। और शिरा को क्या बोलते हैं? वेन्स। आर्टरीज और वेन्स। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ये भी रक्त को लेके जाती है और ये भी रक्त को लेके जाती है। रक्त 2 ही तरह से जाता है, या तो हृदय से रक्त अंगों के पास या शरीर के अंगों से हृदय के पास। तो धमनी का कार्य क्या है? रक्त को हृदय से अंगों तक
पहुंचाने का कार्य, रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? धमनी का। और इसका कार्य क्या होगा? अंतर देखते चलिए। इसका कार्य है अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाने का कार्य, अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाने का कार्य। रुधिर को क्या बोलते हैं? इंजन बोलते हैं, इसको फिल्टर बोलते हैं मानव शरीर का। कि वैसे तो फिल्टर किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं, लेकिन यह रक्त हृदय भी क्या करता है? हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह ही करता है। बात आई कि हृदय क्या करेगा? हमेशा शुद्ध रक्त को भेजेगा। अब हृदय से अंगों तक जा रहा है ब्लड, तो शुद्ध ही जाएगा। तो धमनी शुद्ध रक्त को लेके जाएगी या अशुद्ध रक्त को? तो बात क्या हुई? जो धमनी होती है वो हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। किसका प्रवाह करेगी? शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगी। लेकिन एक अलग से धमनी होती है जो इसका अपवाद है। अपवाद ध्यान रखिएगा बेटा कि कौन सी धमनी है जो शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। तो वो कौन सी होगी? पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। या इसका एक और नाम है क्या? फुफ्फुसीय धमनी। नॉर्मली धमनी का कार्य क्या है? हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त का प्रवाह करना। लेकिन एक धमनी होती है, उसे अपवाद बोलते हैं। कौन सी? पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। इसका कार्य क्या होता है? यह शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अगली बात आई कि जो अपनी शिरा है वो हमेशा क्या करती है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। बिल्कुल अंतर देखते हुए चलिए। अब इसमें भी एक अपवाद है, और अपवाद कौन सा है? पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा या क्या बोल दो? फुफ्फुसीय शिरा। ये फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है? अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अपवाद बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है? धमनी या शिरा? तो क्या बोल दोगे? धमनी। अगला क्वेश्चन बना कि कौन सी धमनी है जो शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगी? तो क्या बोल दोगे? पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी या कौन सा भाग अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है? तो क्या बोल दोगे? शिरा। कौन सी शिरा है जो अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा? तो क्या बोल दोगे? पल्मोनरी शिरा। अगली बात आई कि जो अपनी धमनी होती है उसकी चौड़ाई कम होती है। चौड़ाई कम हुई तो क्या बोल देंगे हम इसे? ये संकरी पाइप्स होती है। सकरी या पतली पाइप्स होती है। और यहीं से जस्ट एक क्वेश्चन बन गया कि अगर चौड़ाई कम है, अगर इसकी चौड़ाई कम है, संकरी है, तो क्या दाब अधिक होगा या कम होगा? दाब अधिक होगा। और एक चीज देखते हो घर पे कि जो अपने दो तरह के पाइप हैं। एक तो ड्रिप लाइंस के पाइप जो बिल्कुल पतले आते हैं, एक बड़े बोरिंग वाले पाइप्स जिनमें अपन फव्वारे सेट करते हैं वो वाले। तो चौड़ाई जिसकी अधिक होती है उसका दाब कम होता है, और जिसकी चौड़ाई कम होती है उसका दाब अधिक होता है। तो जो अपनी धमनी है उसकी चौड़ाई कम होती है, जिस वजह से इसका दाब अधिक होता है। शिरा में डायरेक्ट विपरीत होता है, अपोजिट होता है इसका कि शिरा की चौड़ाई क्या होती है? अधिक होती है। और जब चौड़ाई अधिक होगी तो दाब इसका क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी रक्त वाहिनी में रक्त का दाब अधिक होगा, धमनी में या शिरा में? तो क्या बोल दोगे? धमनी में रक्त का दाब अधिक होता है। अब दो तरह के इसमें क्वेश्चन और बचे हैं। एक क्वेश्चन इसका है कि एक तो जो अपने नस है, पहले नॉर्मली दोनों को नस बोल रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर नस किसे बोलते हैं जिसमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है कि कौन से को अपन इंजेक्शन लगाएंगे। दो तरह के इंजेक्शन है। अगर अपनी बॉडी में किसी चीज की कमी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर क्या करता है? यहाँ से हाथ के पास से नाड़ी को चेक करता है और पता लगाया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। या तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, या यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, या फिर बैक साइड में नस को ढूंढते हैं। वो नस ही कौन सी होती है? शिरा। ऊपर की ओर कौन सी अपनी
रक्त वाहिनी है सिरा, और अंदर की ओर कौन धसी हुई है, अपनी धमनी। तो क्वेश्चन आया जो अपनी धमनी है वो अंदर की तरफ धसी होती है, अंदर की तरफ धसी होती है, और जो अपनी सिरा है वो ऊपर की ओर बिखरी रहती है, ऊपर की ओर बिखरी रहती है। अगला क्वेश्चन बना कि धमनी और सिरा में गहराई में कौन है, धमनी, और ऊपर की ओर कौन बिखरी हुई है, सिरा। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है नॉर्मली तो किस में लगाता है, सिरा में। लेकिन एक चीज देखना, जब भी अगर हमें कहीं कट हो गया या कोई चीज है, अगर हमें अपने सिरा लगाना है तो डॉक्टर पहले क्या करता है, इंजेक्शन लगा के शून्य करता है, और शून्य करने के लिए वो इंजेक्शन किस में देगा, धमनी या सिरा में। कभी भी शून्य का इंजेक्शन सिरा में नहीं लगता, वो कहाँ लगता है, मसल्स में, धमनी में, नीचे की तरफ, अंदर की ओर। अगला क्वेश्चन बना कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो क्या बोल देंगे इसे अब नाम, पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी, या इंग्लिश में क्या नाम दे दो इसको, एओर्टा। इसमें क्वेश्चन बना कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो धमनी कौन सी हुई सबसे बड़ी, पृष्ठ महाधमनी, और सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो जाएगी, पश्च महासिरा। महासिरा का मतलब भी क्या होगा, महान है जो सिरा, मतलब सबसे बड़ी सिरा, महान है जो धमनी, मतलब सबसे बड़ी धमनी। क्या नाम दे दिया, पृष्ठ महाधमनी, और इसका नाम क्या दिया, पश्च महासिरा। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इन्फीरियर वेना केवा। तो ये थी बात अपने किसकी, रक्त वाहिनियों की। दो प्रकार की रक्त वाहिनियां हमने आपको बताई, एक तो कौन सी, धमनी, और एक कौन सी, सिरा। दोनों का कार्य क्या है, या तो रक्त को हृदय से लेके जाएगी या अंगों से हृदय के पास लेके आएगी। कौन सी रक्त वाहिनी है जो हृदय से अंगों तक रक्त पहुंचाती है, तो क्या बोल दोगे, धमनी। कौन सी रक्त वाहिनी है जो अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचाती है, तो क्या बोल दोगे, सिरा। कौन सी रक्त वाहिनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो क्या बोल दोगे, अपनी धमनी जो है सदैव शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। लेकिन इसके अलावा एक सिरा भी है, कौन सी, फुफ्फुसीय सिरा। बताया था अपवाद सिरा का, उसको अशुद्ध रक्त लेके जाना था, लेकिन लेके कौन सा जाती है, वो शुद्ध रक्त। कौन सी रक्त वाहिनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो क्या बोल दोगे, सिरा। कौन सी सिरा सिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त लेकर जाएगी, तो क्या बोल दोगे आप इसको, फुफ्फुसीय सिरा। अगला क्वेश्चन बना कि कौन सी रक्त वाहिनी की चौड़ाई अधिक होगी, तो क्या बोल दोगे कि आपकी जो सिरा है उसकी चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए इसका दाब भी क्या, रक्त का प्रवाह का दाब भी क्या होगा, कम होगा। कौन सी रक्त वाहिनी है जिसकी चौड़ाई कम होगी, तो क्या बोल दोगे, धमनी, इसलिए धमनी का रक्त दाब भी क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आया कि कौन सी जो आपकी रक्त वाहिनी है वो ऊपर चमड़ी के जस्ट नीचे रहेगी, तो क्या बोल दोगे, सिरा। डॉक्टर इंजेक्शन किस में लगाता है नॉर्मली, अपने सिरा में। कौन सी रक्त वाहिनी है जो इनके अंदर धसी होती है, तो क्या बोल दोगे, धमनी। सुन का इंजेक्शन हमेशा किस में लगता है, धमनियों में। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, पृष्ठ महाधमनी या एओर्टा। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, पश्च महासिरा या इन्फीरियर वेना केवा। तो ये थी अपने बात किसकी, रक्त वाहिनियों की, धमनी और सिरा की। लास्ट टॉपिक बचा है अपना कौन सा, हृदय का। इसमें अपन कल पढ़ेंगे कि हृदय ने कार्य कैसा किया, कौन कौन से जीवों में कैसा कैसा हृदय पाया जाएगा, मानव में कैसा पाया जाएगा, मानव हृदय की संरचना क्या होगी, और वो सारी चीज़ें। यहाँ तक का बेटा पढ़िए, कल अपने टॉपिक कंप्लीट होगा। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगा, जो आप टेलीग्राम चैनल या अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लीजिएगा। और अगर नहीं हो तो अब से आपको अपने नंबर मिलेंगे, अपने वीडियो पर ही लिंक दिया जाएगा मोबाइल नंबर का। उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर करिए कि सर हम चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं और हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए। तो आपको प्रॉपर पीडीएफ हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। घर बैठिए, आराम से पढ़िए, अच्छे से खाइए पिए और खूब जी लगा के स्टडी करो। थैंक यू दोस्तों, बाकी की बात करेंगे अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।